नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता, प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C. की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C. प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। Spirit of India's journey. नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है। like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport. मैं FedEx और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं। We want to create global standard air cargo facilities across the country. एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।
रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।